आप सभी को मेरा नमस्कार। आई एम डॉक्टर रंजीता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द स्टडी IQ। आज का भी लेक्चर जो है ये पहले वाले लेक्चर का कंटिन्यूएशन लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द HCS क्वेश्चन पेपर विच वाज टेकन इन 2019। सो अभी तक हम 80 प्लस कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। तो अभी जितने भी क्वेश्चंस अभी रह गए थे आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। और आज इसी लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी अबाउट कि इस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर आपको कौन से ऐसे 15-20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको कि आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है, जिससे ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो जैसा कि आप ये देख सकते हैं दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 86। तो अभी तक हमने 85 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 जो था वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी इंस्टीट्यूटेड विद द इनिशिएटिव टेकन बाय। तो अगर आप पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर आप पॉलिटी की बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि राज्यसभा की कुछ स्पेशल पावर्स हैं, लोकसभा की कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं। कुछ पावर्स होती है, मतलब कुछ चीज़ें होती है जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें राज्यसभा को ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें लोकसभा को ज़्यादा प्रिविलेजेस हैं। तो उन सभी के बारे में लक्ष्मीकांत की किताब में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। तो ये भी एक उसी में से एक प्रिविलेज की बात हो रही है। न्यू ऑल इंडिया सर्विस अगर क्रिएट करनी है तो इसका जो पावर है ये राज्यसभा को दिया गया है। आर्टिकल 312 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एम्पावर करता है राज्यसभा को टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज एंड ऑल्सो टू अबॉलिश any existing all India services or any other institutions. This power is exclusively vested with the upper house of the Indian Parliament and not with the Lok Sabha. तो अगर कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है या कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विस को ख़त्म करना है, दोनों ही चीज़ों का पावर किसके पास है? राज्यसभा के पास। लोकसभा का इसमें कोई पावर नहीं है। तो यही मैंने आपको बोला, लक्ष्मीकांत में ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से, मतलब क्वेश्चन नहीं, ये पोर्शन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम लक्ष्मीकांत। पॉलिटी के अभी तक जितने भी सवाल आए थे वो सभी, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर फ्रॉम लक्ष्मीकांत, नॉट मेजॉरिटी, 100% ऑफ देम आर फ्रॉम लक्ष्मीकांत बुक। तो आपको पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ना है। NCERT में भी पॉलिटी के बेसिक्स दिया गया है, वो भी आपको ज़रूर से पढ़ना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस to change from one state to another without change in the temperature। ये अब एक साइंस के कंसेप्ट के बारे में पूछ रहा है आपसे। अगेन NCERT का क्वेश्चन है, NCERT साइंस, ठीक है। तो NCERT साइंस का क्वेश्चन है ये आपसे पूछ रहा है अगर एक सब्सटेंस को बिना टेम्परेचर चेंज किए हुए, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सब्सटेंस टू चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगा उसका, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का डेफिनेशन ही ये होता है, NCERT में सीधा सीधा लिखा हुआ है, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इन इट्स टेम्परेचर। मतलब एक स्टेट से वो दूसरी स्टेट में चेंज हो जाता है। मतलब अगर लिक्विड है तो गैस बन जाएगा, लिक्विड है तो सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगा, लेकिन उसका टेम्परेचर जो है वो सेम रहेगा। लेकिन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए कुछ हीट या तो देनी पड़ेगी या तो रिलीज़ होगी। देखो, ये देनी पड़ेगी और रिलीज़ होगी से मेरा क्या मतलब है? देखिए, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी कंपाउंड जो होता है, सब्सटेंस, वो क्या होता है? वो होता है, कोई भी जो सब्सटेंस होगा दैट इज़ उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक कंटेनर है, तो उसके अंदर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ है ये, फॉर एग्जांपल ये वाटर है ना, वाटर। तो अगर इसी कंपाउंड के अंदर ये खाली है, तो खाली का मतलब क्या है? इसके अंदर एयर है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऐसे इतनी दूर दूर होंगे। अगर ये आइस होती तो उसके मॉलिक्यूल्स होते एकदम पास पास में प्लेस्ड। कोई भी जो सब्सटेंस होता है, कोई भी सब्सटेंस नेचर में, वाटर, शुगर, एयर, एनी मेटल, कुछ भी, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत अगर पास पास होंगे, जितने पास मॉलिक्यूल्स होंगे उतना ही उसका स्टेट जो होगा कॉम्पैक्ट स्टेट होगा, मतलब कि वो सॉलिड होगा। मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, लिक्विड होगा, और दूर दूर जाएंगे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से, तो गैस होगा। तो दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड, दिस इज सॉलिड।
तो ये उसी की बात हो रही है। सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो क्या होगा, हीट देनी पड़ेगी, हीट जाएगी। इधर से इधर चेंज होगा तो हीट रिलीज होगी, यहाँ पे हीट रिलीज हो जाएगी। तो ये उसी कंसेप्ट की बात हो रही है। तो एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ये कंसेप्ट। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम द एनसीईआरटी क्लास वही 7, 8, 9 में से कोई एक एनसीईआरटी है साइंस की, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑथर क्रेडिटेड विद, हु इज द ऑथर क्रेडिटेड विद कंपोजिंग द क्लासिकल तमिल एपिक शीलापट्टिकरम। तो ये क्लासिकल तमिल एपिक है। देखो हर एक, जैसे कि एंशिएंट इंडिया के कुछ एपिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, रामायणा, महाभारता या कुछ और इम्पॉर्टेंट बुक्स की एक लिस्ट है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसी तरीके से तमिल में, मतलब साउथ इंडिया में भी ऐसा नहीं था कि साउथ इंडिया में कोई बुक्स नहीं लिखे जा रहे थे, वहाँ पे भी लिखे जा रहे थे एपिक्स। तो शीलापट्टिकरम जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल तमिल एपिक। तो ये किसने लिखा है, ये उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। तो ये लिखा है इलैंगो एडिगल ने, इलैंगो एडिगल ने ये वाला एपिक लिखा है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एपिक। तो दिस इज़ अ रिलेटिवली सिंपलर क्वेश्चन। जिस किसी ने इसको पढ़ा होगा उसे ये ज़रूर आता होगा, अगर जिसको ये नहीं आता उसने उसको पढ़ा ही नहीं है, इसीलिए उसको नहीं आता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रीड अबाउट द इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ एंशिएंट टाइम एंड मेडिवल पीरियड। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया है पेपर डिस्कशन में। अभी फिर से मैं बता रही हूँ कि एंशिएंट टाइम और मेडिवल टाइम की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है, एपिक्स है, वो किस किसने लिखे हैं। अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा, मृच्छकटिका किसने लिखा, इस टाइप से एक लिस्ट लंबी पूरी होगी, आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। उसमें आपको निकाल के वो लिस्ट वो ज़रूर पढ़ लेना है कि इंपॉर्टेंट किताबें किस किसने यहाँ पर लिखी हैं, वो ज़रूर से आपको पढ़ लेना है इस बिफोर गिविंग द HCS प्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द इंडस वैली साइट लोकेटेड इन हरियाणा। हरियाणा में इंडस वैली साइट कहाँ पे लोकेटेड है। तो इन्होंने दिया है पानीपत में, करनाल में, राखीगढ़ी में, कैथल में। तो जो राखीगढ़ी है ना, विच इज़ इन हिसार, डिस्ट्रिक्ट हिसार में है राखीगढ़ी, ये इम्पॉर्टेंट था, बड़ा न्यूज़ में भी आया था जब ये डिस्कवर हुआ था ये साइट, तो न्यूज़ में भी आया था। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट इंडस वैली साइट इन हरियाणा। अपार्ट फ्रॉम विच एक और इंडस वैली साइट है हरियाणा में। ठीक है, ठीक है, मैं चाहूँ तो बता भी सकती हूँ, बट दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। तो अगर इन्होंने राखीगढ़ी के बारे में पूछ लिया है तो यू हैव टू फाइंड आउट अनदर इंडस वैली साइट। ठीक है, इंडस वैली की साइट जो दूसरी है उसके बारे में आपको पता करना है। आपको पता भी होगा बहुत सारे लोगों को, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको पता करना है, क्योंकि इस बार इन्होंने राखीगढ़ी पूछा तो हो सकता है उसके बारे में कुछ पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। फिर से आ गए, रबी खरीफ के बारे में इन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, तीसरा क्वेश्चन है ये। तो रबी और खरीफ के बारे में फिर से इन्होंने पूछा, खरीफ क्रॉप नहीं है। तो अगर आप एक बार ये पता कर लेते हैं, अपने इस दिमाग में ये पता कर लेते हैं अच्छे से कि रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं और खरीफ क्रॉप कौन से होते हैं, ठीक है, तो रबी, खरीफ एंड जायद 3 तरीके के क्रॉप्स होते हैं। तो उस सब में खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, रबी क्रॉप कौन से होते हैं। तो ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो क्या क्या इन्होंने दिया, मस्टर्ड, ज्वार, पैडी, सोयाबीन। तो मेजर जो रबी क्रॉप्स होते हैं ना इंडिया में, वो होता है व्हीट तो है ही, फॉलोड बाय बार्ले, मस्टर्ड, सेसमे एंड पीज। तो मस्टर्ड इसके अंदर दिया हुआ है विच इज़ अ रबी क्रॉप, तो ये खरीफ क्रॉप नहीं है। रेस्ट यार खरीफ क्रॉप। तो दिस इज़ अ सिंपलर क्वेश्चन। अगर ये कोई ऐसी क्रॉप के बारे में पूछते विच इज़ नॉट अ कॉमन वन, तब आपको इसमें आफत पड़ जाता, बहुत ही मुश्किल आता। बट इन्होंने बहुत ही सिंपल मस्टर्ड डाल दिया बीच में, जो सबको पता है कि वो एक रबी क्रॉप है। तो अगेन आई एम गिविंग द एम्फेसिस एज हरियाणा इज़ ए एग्रेरियन स्टेट, वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है उसको बहुत इम्पॉर्टेंस दिया जाता है। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि क्रॉप्स के साथ डील करते हैं, और कौन कौन सी मंडी है, और अभी जो फार्मर्स वाला एजिटेशन चल रहा है उसके बारे में हो सकता है सवाल पूछा जाए। तो उस बिल के बारे में आपको ज़रूर पढ़ लेना है, प्रॉज एंड कॉन्स, या उसके अंदर कोई फैक्चुअल चीज़ दी गई है तो उसके बारे में आपको ज़रूर से पढ़ लेना है, सिंस हरियाणा इज़ एन एग्रेरियन स्टेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेजेडीज़ caused by drinking spurious liquor, the active agent causing such tragedy is।
जो स्पूरियस लिकर होती है, मतलब जो जहरीली शराब होती है, उसके अंदर कौन सा एक्टिव एजेंट होता है जिसकी वजह से वो पॉइजनस हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ होती है लोगों की, तो ये उसके बारे में पूछा गया है। तो वो होता है मेथनॉल, जिसको हम बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया गया है कि अल्कोहल का कौन सा फॉर्म होगा वो जो कि पॉइजनस हो जाता है, तो दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल। ओके, अडल्ट्रेशन में यूज़ होता है बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस एंड टेस्ट सिमिलर टू इथाइल अल्कोहल एंड इट्स ईजी अवेलेबिलिटी। मेथनॉल टॉक्सिसिटी इज पॉइजनिंग फ्रॉम मेथनॉल। तो ये मिथाइल अल्कोहल जो है, जिसको मेथनॉल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल को एथेनॉल बोलते हैं। तो मेथनॉल जो होता है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेजेडीज़ विच आर कॉज्ड बाय स्पूरियस लिकर। जो जहरीली शराब जिस वजह से, जिस अल्कोहल कंटेंट की वजह से सबसे ख़राब मानी जाती है, दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल। तो दिस इज़ फ्रॉम अगेन एनसीईआरटी। तो आप देख लीजिए एनसीईआरटी, जो साइंस की एनसीईआरटी है ना, उससे कितने क्वेश्चन आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक। केमिस्ट्री 1-2 सवाल फिजिक्स से आए हैं, बायो से आए हैं, तो तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग है फिर से, एक्रोलॉजी, सीटोलॉजी, जियोपोनिक्स एंड हिस्टोलॉजी, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, ओके वट एवर। तो ये किस किस कौन कौन सी, ये जो स्टडी है ये किस किस चीज़ की स्टडी होती है, ओके ये इसमें पूछा गया है। तो जो एक्रोलॉजी होती है ना, ये होती है माइट्स एंड टिक्स की स्टडीज़, एक्रोलॉजी। हो सकता है आपको इसमें से एक आधी आती हो, माइट्स की होती है ये, है ना। तो जो भी आपको आती हो वो उसमें आप टिक कर दो। ये जूलॉजी का क्वेश्चन है, ये क्लास 10 तक की एनसीईआरटी से नहीं है, ये क्लास 11 और 12th की एनसीईआरटी से है ना। तो ये थोड़ी हायर क्लास की एनसीईआरटी से है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये क्वेश्चन, आई विल से डिफ़िकल्टी लेवल इसका थोड़ा ज़्यादा है, डिफ़िकल्ट है ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आया था जो कि केमिस्ट्री से ज़्यादा लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, वो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, तो ये भी एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। तो जो डिफ़िकल्ट है वो मैंने आपको अलग से बता दिए हैं, उस पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जो ईजी क्वेश्चन है आपको उसी को टारगेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच करना है। ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, ये उनका सिटी ऑफ ऑरिजिन है, स्टेट ऑफ, जो उनका कंट्री ऑफ ऑरिजिन, तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। ये सारे के सारे कौन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बान की मून, कोफी आनन, ट्राइगेव ली, एंटोनियो गुटेरेस। तो बान की मून जो है हमें पता है साउथ कोरिया से। अगर आपको बान की मून को देखा भी है, कोफी आनन को देखा है, तो आप उनकी नेशनैलिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत है, बट सिंस दीज आर वेरी वेरी फेमस इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जीके का क्वेश्चन है। तो बान की मून जो है ही इज़ फ्रॉम साउथ कोरिया, कोफी आनन जो है ही इज़ फ्रॉम घाना, ठीक है। ये दोनों को आपको देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ये दोनों भी पता है तो भी आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जान सकते हैं। बान की मून जो है साउथ कोरियन पॉलिटिशियन एंड डिप्लोमेट हु इज़ द 8th सेक्रेटरी जनरल थे यूएन के। कोफी आनन जो थे घाना के डिप्लोमेट थे, वो सेक्रेटरी जनरल थे, वो भी यूएन के। ट्राइगवे ली वॉज द नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो ये सारे के सारे कौन है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि आपको यूनाइटेड नेशन की सारी एजेंसीज़ जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में भी ज़रूर पढ़ना है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हु वॉज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑन 30 जून 2017। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, किसको अपॉइंट किया गया है अटॉर्नी जनरल, उसका नाम आपको बताना है। ये देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, अगर आप न्यूज़ सुनते हैं या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो भी यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज नेम्स। तो ये 17 के थे, अब आपको मैं कहूँगी कि 2019 के लास्ट में और 20 में जितने इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, अटॉर्नी जनरल चेंज हुआ है, चीफ जस्टिस चेंज हुआ है, लीडर ऑफ अपोजिशन चेंज हुआ है, वो तो हुआ नहीं, तो जो भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं वो सब कुछ आपको उनके इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम आपको पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको ये पता चलता है। सो नेक्स्ट इज अब इन्होंने डिटेल में गवर्नर के बारे में पूछा है, ठीक है। आर्टिकल्स सारे गवर्नर वाले हैं, 153 से 4, 5, 6, 153, 154, 155 एंड 156। ये भी लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन लिया हुआ है, गवर्नर से बहुत डिटेल में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। तो गवर्नर
एक आर्टिकल बोलेगा गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए, मैंडेट्स ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये बोलेगा सबसे पहला 153, हाँ देखा, गवर्नर का ऑफिस होना चाहिए। 154 तो 1 का बी है ना, तो 2 का डी है। 154 स्पेसिफाइज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ ऑफ गवर्नर, तो मतलब ये गवर्नर के पावर के बारे में पूछ रहा है। तो अगर इन्होंने इस बार गवर्नर के पावर के बारे में पूछ लिया तो आई विल से कि आप सीएम के जो पावर्स या सीएम चीफ मिनिस्टर जो होता है उसके बारे में, जैसे प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो आर्टिकल है, चीफ मिनिस्टर के बारे में, उसकी कैबिनेट के बारे में, वो आप ज़रूर उन आर्टिकल्स को ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि गवर्नर के बारे में डिटेल में इन्होंने पूछ लिया, दोबारा गवर्नर के बारे में नहीं पूछेंगे। अगर पूछेंगे तो ये सीएम के बारे में पूछेंगे या फिर राज्यसभा लोकसभा से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इन विच बुक डिड दादा भाई नारोजी प्रेजेंट्स हिज ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। देखो दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दिया था कि भाई उन्होंने बताया था कि इंडिया का जो जितना भी वेल्थ है ना वो ड्रेन हो रहा है कहाँ, यूके में जो है, जो जिनकी हम कॉलोनी है ब्रिटिशर्स, वहाँ पे उसको ड्रेन करते जा रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कौन सी बुक में ये लिखा था, तो उस बुक का इन्होंने नाम पूछा है, ओके। तो उस बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, तो ये है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। तो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, यू हैव टू रीड अबाउट, यू हैव टू लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंट बुक्स। सिर्फ और सिर्फ आपको एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न इंडिया की ही नहीं, प्रेजेंट की इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए जो करंट में चल रही हैं। जैसे कि इन्होंने एक किताब और पूछा था, स्टीफन हॉकिंस की बुक के बारे में पूछा, अब इन्होंने दादा भाई नारोजी की बुक के बारे में पूछा। 2 सवाल इन्होंने सिर्फ बुक से उठाए, तो दे आर HPSC टॉक्स इट आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम बुक्स, तो वो बुक्स से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है, इन्होंने मेडिवल इंडिया से भी एक बुक्स के बारे में जो हमने उससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था, उनसे भी ये सवाल पूछा। तो 3-4 क्वेश्चन इन्होंने किताबों से पूछे हैं। तो मैं वही कहूँगी आपको कि जो भी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं, एंशियंट इंडिया की, मिडाइवल इंडिया की, मॉडर्न इंडिया की और करंट, जो भी इम्पॉर्टेंट किताबें हैं उनके ऑथर्स कौन है ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैंने लिख भी दिया, इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स। नेक्स्ट इज 97th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं अब। गांधी जीज फेमस डांडी मार्च इन मार्च 1930 हेराल्ड द स्टार्ट ऑफ विच मूवमेंट। कौन सा जो डांडी मार्च था उसने कौन से मूवमेंट की शुरुआत की थी, ये इन्होंने पूछा है। अगेन वेरी सिंपल, लेकिन ठीक है। तो ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ऑल ओवर द कंट्री, डांडी मार्च से जो स्टार्ट हुआ था। अब जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं जैसे सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, पार्टीशन, ये जितने भी इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स थे मॉडर्न इंडिया के, वो सब आपको बाय डेट पता होना चाहिए। तो ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोगों ने इस क्वेश्चन से ये जान लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 98 क्वेश्चन, उसमें वही फिर से कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। करनाल, जींद, हिसार, ओके। ये डिविजन्स के बारे में पूछ रहा है। अगर करनाल डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, हिसार डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम हरियाणा। दिस यू कैन सी कौन से डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन होंगे, तो वो आप सारे के सारे इसको देख के पूरा आप यू हैव टू लर्न इट, यू नो। नेक्स्ट इज 99th क्वेश्चन। 99th क्वेश्चन जो है ये इम्पॉर्टेंट योजनाओं के बारे में, स्कीम्स के बारे में गवर्नमेंट की बात कर रहा है। करंट से नहीं उठाया इन्होंने, 93 से भी उठाई हैं, बट ये सारी इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो कि लाइफ चेंजिंग स्कीम्स है, जिन्होंने सरकारें बदली हैं, ऐसी स्कीम्स हैं ये। नरेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, देखो प्रधानमंत्री जन धन योजना से दूसरी बार क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन था जो हमने पिछले लेक्चर में किया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या है, जो 2014 में आई थी, उसमें क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात थी। एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इन सब के बारे में। तो नरेगा हमने देखा, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब आया था, 2 का सी है, ओके, ये दोनों का सी है, ओके फाइन। नरेगा कब आया था, नरेगा जो था आया है 2005 में, है ना। तो नरेगा 2005 में आया, 1 का बी, है ना। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है। तो ये सारी वो स्कीम्स और योजनाओं के बारे में बात की गई है जो कि लाइफ चेंजिंग थी, जो कि एक तरीके से हम कहेंगे वाटरशेड स्कीम्स थे, जिन्होंने सब कुछ चीज़ें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बदला।
तो नरेगा उसमें से एक है। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स के बारे में, तो आप देख लीजिएगा क्या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं और कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो इस एग्ज़ाम में नहीं पूछी गई। हो सकता है 2021 वाले HPSC जो है ये पूछ लें उन स्कीम्स के बारे में, तो वो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज रज़िया सुल्तान डिफीटेड एंड असैसिनेटेड। तो अब ये हरियाणा के हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूछ रहा है वेयर, इसका जवाब कैथल है। तो रज़िया सुल्तान जो थी वो डॉटर थी इल्तुतमिश की। मेडिवल हिस्ट्री से है फिर से क्वेश्चन, मेडिवल हिस्ट्री से दोबारा क्वेश्चन है। तो इल्तुतमिश की डॉटर है रज़िया सुल्तान, स्लेव डायनेस्टी है ये। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के थ्रोन पे अगर कोई फर्स्ट वुमेन बैठी थी तो शी वॉज द वन, रज़िया सुल्तान। बट द नोबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हर एंड मेड हर ब्रदर मोहिउद्दीन बहराम शाह sit on the throne. Meanwhile, Razia got married to Negro Altunia, the governor of Bhatinda. For capturing the throne, they both marched towards Delhi. Bahram sent his army to capture them. The armies of both the parties fought near Kaithal and Razia was killed. ठीक है, तो रज़िया सुल्तान, क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये हरियाणा की, देखो हरियाणा इज़ अ प्लेस जहाँ पे कुरुक्षेत्र है, क्योंकि हरियाणा मोस्टली प्लेन्स में है। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र वाला बैटल भी हुआ, पानीपत वाले बैटल हुए सारे, और ये सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट और भी बैटल्स होंगे वो बैटल फील्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, बिकॉज ये प्लेन एरिया था, ऊपर पहाड़ थे, उसके बाद जो फर्स्ट प्लेन एरियाज शुरू होते थे वो पंजाब में और हरियाणा में शुरू होते थे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बैटल्स भी हुए थे। तो दिस क्वेश्चन वॉज फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ हरियाणा। सो बाय दिस वी हैव फिनिश्ड डिस्कशन ऑफ 2019 पेपर। जो 2019 में HPSC ने क्वेश्चंस पूछे थे, हमने उसका डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट किया है। इस डिस्कशन से हमने काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई हैं सामने कि आपको किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए, HPSC को क्या चीज़ें पे ज़्यादा एम्फेसिस देती है HPSC, क्योंकि अगर वो सवाल वो पूछती है, वो बार बार पूछती है HPSC, तो इस बार भी उन लाइंस पे ज़रूर से ज़रूर सवाल पूछे जाएंगे। तो इन फ्यू मिनट्स हम डिस्कस करेंगे कि हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा अपना स्ट्रेस देना है। पढ़ना तो हमें काफ़ी कुछ पड़ेगा, आप सभी को अब एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं रह गया, आपको पढ़ना तो काफ़ी कुछ पड़ेगा, बट मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगी अब जिनको आपको बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे के पढ़ना है। उसमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आई विल से कि आप अपने कुछ एक एक पेपर पे उनको बना लें और वो पेपर अपने आसपास टेबल पे, दीवार पे रखें और उसको बार बार रिवाइज़ करें रोज़, ताकि आपके ब्रेन में वो स्टिक हो जाए। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते जाएंगे, जो भी हमने एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करते करते स्ट्रैटेजी जो डिस्कस की है, अगर आप उस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग द प्री ऑफ HCS। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने कंक्लूजन क्या क्या इससे निकाला। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारा कंक्लूजन क्या है, इस पेपर से डिस्कशन का हमने क्या कंक्लूजन निकाला है। तो अगर मैं कंक्लूजन की बात करती हूँ तो आप देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको NCERTs पढ़ने हैं, रीड NCERTs। तो अब आपको NCERT कौन कौन से पढ़ने हैं, आपको NCERT पढ़ने हैं 6 से लेके क्लास 12 तक के NCERT। 6 से लेके क्लास 12 तक के पढ़ने हैं आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एंड पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये तो आपने पढ़नी है 6 से लेके 12 तक। क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक आपको पढ़नी है साइंस, जिसके अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों होंगी। हमने देखा पेपर डिस्कशन के ड्यूरिंग, हमने देखा कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो से बहुत सारे सवाल पूछे गए। 6 से लेके क्लास 10 तक की NCERT से पूछे गए। 1-2 सवाल थे वो काफ़ी हायर लेवल पे पूछे गए थे 11-12 पे। उसके लिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ 2 सवालों के लिए हायर क्लासेस की NCERT पढ़े, नहीं, लेकिन 6 से लेके क्लास 10 तक की NCERT आपको ज़रूर पढ़नी है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। 6 से लेके 12 तक की NCERT आपको पढ़नी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ये आपके पूरे बेसिक्स को कवर करेगी, तो इसलिए आपको NCERTs पढ़नी है। साथ में इन NCERT के साथ साथ आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है आपको, बेसिक बुक्स, जैसे कि पॉलिटी के लिए पढ़नी है आपको लक्ष्मीकांत, ठीक है।
मैंने आपको पहले ही बता दिया, इकोनॉमिक्स के लिए एक तो आपको इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी पढ़ने हैं, प्लस आपको पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, प्लस हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे। बस पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है। एनवायरनमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, तो अगर आपके पास वक्त नहीं है तो यू कैन स्किप एनवायरनमेंट। अगर आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़ सकते हैं एनवायरनमेंट फ्रॉम द शंकर बुक। शंकर की एक बुक आती है, उससे आप ज़रूर एनवायरनमेंट पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब कुछ आपका कवर हो गया। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं। मैं आपको भी बता दूंगी, यूएन के जो एजेंसीज़ हैं 18 नंबर पे, यूएन के जो इम्पॉर्टेंट एजेंसीज़ हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटीज़ के लिए आपको समझ में आया कि आपको 6 से 10 साइंस पढ़ना है, 6 से 12 आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ना है। उसके अलावा किताबें पढ़नी है आपको। इकोनॉमिक्स के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है, कोई अलग से बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में करंट अफेयर्स पढ़ना है। पॉलिटी आपको पढ़ना है लक्ष्मीकांत से। और करंट अफेयर्स के लिए आपको मैंने कहा था कि पुराना जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो लोग तो बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, बट जो लोग सिर्फ और सिर्फ हरियाणा की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो किसी कहीं से भी ऑनलाइन पुराने कंपाइलेशन निकाल के पढ़ सकता है पिछले 1 साल के। फिर जो सेकेंड टॉपिक हमें पढ़ना है वो था फेमस बुक्स एंड ऑथर्स। मेडिवल इंडिया के पढ़ने हैं, मॉडर्न इंडिया के पढ़ने हैं, एंशियंट इंडिया के पढ़ने हैं और करंट के भी पढ़ने हैं। तो फेमस किताबें और उनके ऑथर्स के बारे में आपको पढ़ना है। कहाँ से? एंशियंट इंडिया से, मॉडर्न इंडिया से, मेडिवल इंडिया से और करंट से जैसे कि स्टीफन हॉकिंस का बुक, या फिर कोई ऐसा बुक हो जिसको नोबेल प्राइज़ मिला हो साहित्य के लिए, या मैन बुकर प्राइज़ मिला हो। ऐसी जो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि HPSC किताबों से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सेकेंड टॉपिक हो गया फेमस बुक्स के बारे में। पहला टॉपिक था NCERT, जो आपका काफ़ी सारा मेजर जो है आपका टाइम थोड़ा लेगा वो। सेकेंड था इंपॉर्टेंट किताबों के बारे में। थर्ड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है आपको। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स कहाँ पर हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स है, किस किस स्टेट में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। फोर्थ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में पढ़ना है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कहाँ पे हैं इंडिया में, कौन सा लेटेस्ट है। ये तो साइट्स की बात हो गई। साथ में आपको पढ़ना है यूनेस्को के कल्चरल हेरिटेज जो होते हैं ना, टेंजिबल होते हैं और इनटेंजिबल होते हैं। 2 तरीके के होते हैं। टेंजिबल मतलब जिसको आप छू सकते हैं, इनटेंजिबल लाइक डांस, लाइक कोई म्यूज़िक, वो जो होती हैं इनटेंजिबल वाली कल्चरल हेरिटेज को, मतलब यूनेस्को की सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पढ़नी है, कल्चरल भी पढ़नी है आपको साथ में, ठीक है। तो यूनेस्को साइट्स ज़रूर से पढ़ना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। फिर रामसर साइट्स क्या होती है, वेटलैंड्स के बारे में होती है ये, क्योंकि इन्होंने सेंचुरीज से क्वेश्चन पूछे हैं, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हो सकता है रामसर साइट से पूछे अभी। हाँ, हो सकता है वो आपसे कोई एक साइट के बारे में देके पूछें कि भाई ये क्या कोई रामसर साइट है। अगर रामसर साइट का नाम जो है, ये वेटलैंड्स होती है, मतलब वेटलैंड्स क्या होती है, कोई झील होती है, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे पानी होता है, ठीक है, उसको वेटलैंड बोला जाता है। प्रॉपर डेफिनेशन आप देख लीजिए कि भाई कितनी डेप्थ होनी चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, ये सब आप देख लीजिएगा। तो वेटलैंड्स जो होती हैं, कुछ ऐसी वेटलैंड्स जो कि थ्रेटन्ड हैं, मतलब जिनको खतरा है, उनको रामसर की साइट्स के अंदर डाल दिया गया है। मतलब रामसर जो लिस्ट है उसके अंदर डाल दिया गया है। तो वो इंडिया में है, कितनी है, कहाँ है, वो आपको पता होनी चाहिए रामसर साइट। तो ये ज़रूर आप पढ़ लीजिए। 6 टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए, वो है नोबेल प्राइज़, जो लेटेस्ट वाला है 2019 और 20 दोनों का आप पढ़ लीजिए। 20 के ऊपर ज़्यादा फोकस करिएगा। 2020 वाला जो नोबेल प्राइज़ है, किस किस फील्ड में मिलता है पहले तो नोबेल प्राइज़, और इसको कब शुरू किया गया था, और इस बार का नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला है और उन्होंने क्या किया है, मतलब आपको दोनों पूरा पता होना चाहिए। भाई मिस्टर एक्स को या मिस वाई को अगर नोबेल प्राइज़ मिला है तो वो किस वजह से मिला है, ठीक है, ये आपको ज़रूर पता करना है, लेटेस्ट वाला। अदर लिटरेरी प्राइजेस, अगर किसी और साहित्य का कोई और पुरस्कार मिला है किसी किताब को, किसी पर्सन को, तो वो भी आपको ज़रूर जानना है। फिर अगर हम हिस्ट्री के ऊपर आ जाते हैं, तो मेजर रिलीजन्स जो हैं इंडिया में फॉलो होते हैं, उनके बारे में पता करना है, आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि HPSC ने बहुत सारे सवाल पूछे। जैनिज़्म से पूछा है उन्होंने, बुद्धिज़्म से पूछा है। तो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म से पूछा गया है सवाल, और मेजर फिलॉसफीज से सवाल पूछा गया है। तो ये उनके सवाल ख़त्म नहीं हुए, इसमें से काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म,
हिंदुइज़म और मुस्लिम रिलीजन, ये सारे के सारे रिलीजन्स के बारे में आपको पढ़ना है। इनके मेजर प्रोपोनेंट्स कौन थे, मतलब किसने ये धर्म की शुरुआत की, अगर उनके बहुत बड़े संस्थापक कौन है, ये सब के बारे में आपको पढ़ना है। फ़िलासफ़ीज़ के बारे में पढ़ना है कि अगर 6 टाइप की फ़िलासफ़ी हैं, योगा, सांख्य, मीमांसा, है ना, ये सारी फ़िलासफ़ीज़ जो हैं ये क्या कहती हैं। अभी इन्होंने पूछा 19 में पूछा इन्होंने कि कौन सी फ़िलासफ़ी के प्रोपाउंडर कौन है, मतलब कौन संस्थापक है। अब ये आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सी फ़िलासफ़ी क्या कहती है। सांख्य क्या कहती है, सांख्य योग से कैसे डिफरेंस है, ठीक है, मीमांसा कैसे डिफरेंट है, तो उस बारे में ये सवाल आपसे पूछ सकते हैं थोड़ा सा डिटेल, तो ये आपको पढ़ना है। फिर इकोनॉमिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है 5 ईयर प्लान्स के बारे में, ठीक है, तो आपको पढ़ना है 5 ईयर प्लान्स के बारे में। ये आपको एनसीईआरटी से मिल जाएगा 5 ईयर प्लान्स के बारे में। साथ में आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स पढ़ने हैं, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उसमें आपको पढ़ना है, आई थिंक मैंने नीचे लिखा है ये, तो वो भी आपको पढ़ना है। फिर पॉलिटी से आपको पढ़ना है यूनियन, ये थोड़ा सा यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में। इन्होंने यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट जो हैं तीनों, ये आपको लक्ष्मीकांत से मिल जाएगा। ये आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है। यूनियन लिस्ट में क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, स्टेट लिस्ट में क्या आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आते हैं। फिर आपको पढ़ना है, जो मैं एंटिसिपेट कर रही हूँ, शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 12 शेड्यूल्स हैं। 12 शेड्यूल्स के अंदर क्या क्या आता है, ओथ किस में हम लेते हैं, किस में क्लासिकल नहीं, किस शेड्यूल में लैंग्वेजेस दी गई हैं, किस शेड्यूल में के अकॉर्डिंग जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया है। तो ऐसे करके 12 शेड्यूल्स हैं, उसको भी आपको लर्न करना है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये यूनियन स्टेट लिस्ट के बारे में पूछ चुके हैं, तो हो सकता है इस बार शेड्यूल्स के बारे में पूछ लें। नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक्स से आपको इकोनॉमिक के बेसिक पढ़ने हैं। आपको रिपोज के बारे में पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट रेट्स होते हैं, रिपो रेट, बैंक रेट और SLR, ठीक है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सब, मतलब ये सारे चीज़ें आपको पढ़ना है जो बैंकिंग सिस्टम है। फिर आपको पढ़ना है डेफिसिट्स के बारे में, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मॉनेटरी डेफिसिट, ये क्या होता है। फिर आपको पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ना है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है, किस तरीके से फिस्कल पॉलिसी रेगुलेट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसके अंदर रिपो रेट्स को हम रेगुलेट करते हैं, मतलब बैंक रेट को बढ़ाना है, रिपो रेट को बढ़ाना है, रिपो रेट को कम करना है। फिर फिस्कल पॉलिसी जो होती है जिसके अंदर फिस्कल डेफिसिट को मॉनिटर किया जाता है। फिर आपको पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, वो क्या रेगुलेशंस हैं, रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है। तो मतलब ये बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स है, जो कि आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा। साथ में आपको जब न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अगर क्योंकि वक्त कम बचा है, तो ये जो इंपॉर्टेंट जहाँ पे मैंने जो लिखी हुई चीज़ें, इनको तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इनको तो आपको ज़रूर पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है हरियाणा के बारे में। अगर मैं बात करती हूँ तो आपको टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पढ़ना है, हरियाणा के हिस्टोरिकल प्लेसेस के बारे में पढ़ना है, रिलीजियस प्लेसेस के बारे में पढ़ना है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हरियाणा के बारे में आपको ज़रूर जाननी है, टूरिस्ट प्लेसेस, हिस्टोरिकल प्लेसेस, रिलीजियस प्लेसेस, एग्रीकल्चर। और हरियाणा के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, कितने विलेज हैं, कितने स्कूल हैं, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कितने हॉस्पिटल्स हैं, और किस डिवीज़न में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, ये तो पहले पूछा जा चुका है। तो इस तरीके के जो एडमिनिस्ट्रेटिव वो हैं, वो आपको हरियाणा के बारे में ज़रूर पढ़ने हैं। फिर ये हिस्ट्री से है नेक्स्ट टॉपिक, चार्टर एक्ट, मतलब 1873 का चार्टर में क्या कहा गया था, 1884 के चार्टर में, 1773 के चार्टर में क्या गया था, 1880, फिर 1813 के चार्टर में क्या कहा गया था। फिर जैसे डिफरेंट चार्टर्स आते गए, उसमें क्या क्या डिफरेंस थे, किस चार्टर का क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, किस चार्टर ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को क्या चेंजेस लेकर आए, तो उसके बारे में आपको चार्टर्स के बारे में पढ़ना है। फिर चार्टर के साथ साथ मैंने एक टॉपिक मेंशन करना भूल गई हूँ, इंपॉर्टेंट जो वायसराइज थे ना, वायसराइज जो थे इंडिया के, उन्होंने कौन से, जैसे मिंटो है, अगर लॉर्ड मिंटो, कर्जन, इनके टाइम पे क्या क्या हुआ था, आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस वायसराय ने ये पॉलिसी चेंज किया था। ये सब कुछ जो है स्पेक्ट्रम जो है हिस्ट्री की, उसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, एनसीईआरटीज़ में भी दिया हुआ है। स्पेक्ट्रम के अंदर
अलग से टेबल बना के, चार्ट बना के दिया हुआ है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि भाई किस वायसराय के टाइम पे क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस थे, किस वायसराय ने कौन सा पॉजिटिव चेंज लेकर आया, किस वायसराय के टाइम पे एजुकेशन को बूस्ट मिला, किस वायसराय को बहुत रिएक्शनरी बोला गया कि उसने इतने सारे एक्ट लगा दिए जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थे। तो उस तरीके से आपको वायसरायज जो थे उनके बारे में भी पढ़ना है। फिर 16 पे मैंने बोला है इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। हाँ, जैसे कि ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, एरिड क्रॉप का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लिवर एंड बिलियरी साइंसेस का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, और बफेलो का इंस्टीट्यूट रिसर्च कहाँ पर है। इस तरीके के जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है या एटॉमिक एनर्जी के इंस्टीट्यूशंस जो हैं इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं, वो आपको पता होना चाहिए। HPSC ने इससे सवाल पूछा है। कौन सा इन्होंने पूछा था? न्यूट्रिशन वाला इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद में था, उससे सवाल पूछा था, राइट। फिर आपको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशंस जो हुई हैं करंट में। अगर पिछले 1, 2, 19, 20 में कोई भी नया मिसाइल लॉन्च हुआ है, कोई प्रोब हमने किसी अलग ग्रह पर भेज दिया है, कोई मिसाइल लॉन्च, कोई और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विच गॉट द इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, उसके बारे में भी आपको ज़रूर पढ़ना है जो करंट से था, है ना, वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको UN एजेंसीज़ के बारे में, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सारी एजेंसीज़ के बारे में, जितनी भी UN की एजेंसीज़ होती हैं उनके बारे में पढ़ना है। WTO, इन सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया भी पार्ट है, उसके बारे में पढ़ना है। और इस वक्त जो यूनाइटेड नेशंस के जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, इंडिया अब उसका पार्ट है इस साल 2021 से। तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज। तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके परमानेंट मेंबर कौन से होते हैं, 5, और नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं। तो नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं। तो इंडिया उन 10 मेंबर्स में से एक है इस टाइम। तो क्योंकि इंडिया भी अब यूनाइटेड नेशन के नॉन परमानेंट मेंबर में इस वक्त शामिल है, तो इसलिए यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ के बारे में पढ़ना। तो ये कुछ टॉपिक थे जो कि मैंने पुराने पेपर को एनालिसिस करके ही आपको सामने यहाँ पे बताए हैं। सो दीज आर द टॉपिक्स जो आपको बिना पढ़े आप इस एग्ज़ाम को में नहीं जा सकते। और अगर आप इन सारे टॉपिक्स को ही सिर्फ पढ़ लेते हैं तो भी आपका HPSC का प्री क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आई होप मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस को कवर कर ही लिया है। इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, यूनेस्को के साइट्स पढ़ने हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ पढ़ने हैं, नेशनल पार्क्स पढ़ने हैं, रामसर साइट्स पढ़ने हैं। नोबल प्राइज़ मैंने आपको बता दिया, मेजर फिलॉसफीज़ बता दिया, रिलीजन बता दिया, 5 ईयर प्लान्स बता दिया। सो आई होप आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल एंटायर टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ने चाहिए। सो with this I will conclude my lecture here. Thank you so much. I hope this lecture is beneficial for you and wish you a very good luck. Start preparing for your exam and as you have seen कि भाई साइंस की NCERT से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो I will start explaining the science NCERT very soon. So thank you so much. Have a good day. Bye bye.